हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड आशा उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। एडुटेरिया का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया गाइस, इस एडुटेरिया में हमने ऑलरेडी एडुटेरिया की 5000 की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ, जीएस वाली। इसमें हमने ऑलरेडी 30 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कर रखा है। हमारा अगला जो ये वीडियो है ये 31 ऑनवर्ड सेट है, ठीक है। 31 से आगे का चीज़ हम कवर करेंगे एंड मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ कि जल्दी से जल्दी कवर करा लूँ। इसमें मैं सारा एफर्ट डाल रहा हूँ। चलिए, चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा बिकॉज़ ये बहुत कम है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो देख रहा है वो प्लीज़ इसको समझे और सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को भी प्रेस करे। अच्छा लगता है, फैमिली का पार्ट बनिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ही, अगर नहीं अच्छा लगता है तो इट्स ऑल राइट। पहला क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर और मैगजीन सपोर्टेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये एक ऐसा प्रेस एक्ट था जिसमें वर्नाकुलर मतलब जो भी इंडियन लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि हिंदी एंड सो ऑन, ऐसी लैंग्वेज हिंदी, मराठी एंड तेलुगु, तमिल जो भी है, वर्नाकुलर जो लैंग्वेज था उसको, उस लैंग्वेज में कोई न्यूज़पेपर आता था उसको उसको उसके अगेंस्ट में ये एक्ट लाया गया था कि उसमें भाई कोई भी अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है के तहत कोई भी अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला कोई ऐसा न्यूज़पेपर है, कुछ भी सरकार के बारे में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे छापता है तो उसकी पूरी मशीनरी को जब्त कर लिया जाता था। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच न्यूज़पेपर और मैगजीन सपोर्टेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा, ये था पायनियर। पायनियर ने इसको सपोर्ट किया था, इसको अपोज नहीं किया था। ये अच्छा एक्ट नहीं था, फिर भी इसको सपोर्ट किया था पायनियर ने। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस। एंग्लो मतलब इंग्लिश, मराठा तो आप समझ ही गए। तो अंग्रेज़ों और मराठा के बीच में पहला जो वार हुआ था ये कौन से वायसराय के समय हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका दूसरा का, वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के समय। उस्ताद मंसूर व चीफ पेंटर इन हुज कोर्ट। तो ये थे चीफ पेंटर जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर जो थे ना, जहांगीर ये पेंटिंग के मामले में पेंटिंग को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो वो जहांगीर ने किया है। हालांकि पेंटिंग जो है काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई थी, हुमायूं के समय से ही स्टार्ट हो गई थी मुग़ल पेंटिंग की बात करें तो, लेकिन इसको बहुत ऊपर तक पहुंचाने का काम जहांगीर ने किया था। और उस्ताद मंसूर एक पेंटर थे, चीफ पेंटर थे, ये जहांगीर के कोर्ट में रहते थे। हु वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ द्वैतवाद फिलोसफी। द्वैतवाद फिलोसफी के प्रोपाउंडर हैं, इनका नाम है माधवाचार्य। माधवाचार्य इज द राइट आंसर, माधवाचार्य। विच रूलर इस्टेब्लिश द दीवाने कोही। दीवाने कोही डिपार्टमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बना, ठीक है। और ये जो है इसे किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने, एक्चुअली ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। दीवाने कोही एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से संबंधित था और ये इस्टेब्लिश किया था किसने, दीवाने कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द लोहार डायनेस्टी। लोहार डायनेस्टी के फाउंडर, आंसर है इसका संग्राम राय, संग्राम राज, ठीक है। संग्राम राज को माना जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोहार डायनेस्टी। विच स्कॉलर हैड डिस्क्राइब्ड बिंदुसार। बिंदुसार कौन था, बिंदुसार था अशोक का पिता, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता। सो विच स्कॉलर हैड डिस्क्राइब्ड बिंदुसार एज द कनकरर ऑफ 16 किंगडम्स। तो करेक्ट आंसर होगा सातवां का, ये है तारानाथ ने। तारानाथ ने ये डिस्क्राइब किया है, तारानाथ। वेयर इज़ द बृहदेश्वरा टेम्पल लोकेटेड। तो बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो अभी भी ये जो है हाईएस्ट टेम्पल है, हाईएस्ट टेम्पल है ये इंडिया में, इंडिया के वर्ल्ड का ये हाईएस्ट टेम्पल है। और ये टेम्पल जो है चोल शासक राज ने बनवाया था। इसे राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। तो ये टेम्पल कहाँ पे है पूछा गया, ये तंजौर में। तंजौर इज़ द राइट आंसर। मैंने इसके बारे में पढ़ा था एनसीईआरटी में,
कि इसको इसकी हाइट पे जो एक पत्थर से काट के एक चीज जो शिखर टाइप का जो आइटम था पत्थर का बना हुआ काफ़ी हेवी था, तो इसको ऊपर पहुंचाना था और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी टेम्पल की। तो इन्होंने क्या किया ना, एक इंक्लाइंड सड़क बना दी टेम्पल तक। जैसे मान लो कि ये टेम्पल है, इतना पार्ट है और इस पर ये चीज़ रखनी है, ठीक है। अब ये तो काफ़ी ऊंचा हो गया ना, ये काफ़ी ऊंचा है ये। तो इन्होंने क्या किया ना, बहुत 3-4 किलोमीटर दूर से एक ऐसी सड़क बनाई कुछ इस तरीके की जो ऐसे यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। और यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इतना हेवी, यहाँ से अगर कहूँ यहाँ से इतना हेवी उठाया जाए तो नहीं उठ सकता है, तो इसको धीरे धीरे करके यहाँ तक ले आया और इस पर तब प्लेस किया गया था। इसकी कहानी है, पढ़ना एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंडेम्स द बर्थ ऑफ गर्ल्स? तो 9th का करेक्ट आंसर होगा डी, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा इज द राइट आंसर। What was the name of a woman who remained unmarried throughout her life in Vedic period? अब सोचो यार, वैदिक पीरियड में अनमैरिड रह गई ये महिला, तो इसका नाम है, आंसर होगा अमाजू। अमाजू इज द राइट आंसर। बहुत फेमस हुई थी। विच प्लानट इज स्पेशल फॉर इट्स प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे जाओगे तो मैग्नेटिक इन नेचुरल, मतलब यहाँ पे जो इसका क्रस्ट है मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 11 का, ये है मरकरी। मरकरी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन है, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? वोल्केनो कब निकलता है? जब ज्वालामुखी है, जब फटती है तब निकलता है, ठीक है। होता क्या है, धरती के अंदर में काफ़ी सारा मैग्मा है, आप जानते हो, हॉट मोल्टेन मैग्मा होता है। और ये क्या हो ना, दरारों से ऊपर चढ़ता रहता है, और वही बिल्कुल ऊपर आ गया तो फट जाता है अचानक, और ऊपर काफ़ी सारा जो है बसाल्टिक लावा वगैरह निकलता है। तो ये पूछा जा रहा है, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? करेक्ट आंसर होगा 12 का डी, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इज द राइट आंसर। ऑन विच रिवर इज द आसवान डैम लोकेटेड? ऑन विच रिवर इज द आसवान डैम लोकेटेड? 13th का राइट आंसर इज बी, नील नदी पे है ये। नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका की नदी है ये। विच रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी जो हैं इसमें एक नहीं बहुत सारी हैं। मूसी भी है, मूसी जो है इसके ऊपर हैदराबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। मूसी कृष्णा की ही एक सहायक नदी है और कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी है। कोयना भी है और दूध गंगा भी है। तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जालांगी नहीं है, ठीक है। विच मानसून कॉजेज मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया? तो हम जानते हैं हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून ही तो मेन है, बाकी वैसे नॉर्थ वेस्ट मानसून भी है हमारा, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। ये तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा बारिश लेके आता है, रिट्रीटिंग मानसून की बात करें। लेकिन मैक्सिमम रेनफॉल तो साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश? तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो मतलब कुछ इस तरीके से है, ऐसा है बांग्लादेश। इसकी एक तरफ तो सी बे ऑफ बंगाल है, लेकिन 3 तरफ जो है स्टेट है। तो ये जो है कितने पूछा, हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश? तो करेक्ट आंसर होगा 16 का करेक्ट आंसर होगा सी, 5। एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज़्यादा लैंड का बॉर्डर लगता है। लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ लगता है? बांग्लादेश। वैसे तो बॉर्डर हमारा बहुत कंट्री के साथ लगता है, भूटान के साथ भी लगता है, चाइना के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है, म्यांमार के साथ लगता है। बट सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लगता है हमारा बांग्लादेश का लगता है, ये 4516 किलोमीटर प्रिसाइजली, आई थिंक इतना है किलोमीटर का बॉर्डर लगता है इसके साथ। इन विच ईयर वॉज द मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिटरमाइंड? तो ये डिटरमाइन हुआ था 1914 AD में। आंसर होगा बी, 1914 AD। द एरिया ऑफ शिमला एंड मनाली कम्स अंडर विच हिमालयाज? तो दोनों शहर जो हैं शिमला और मनाली, ये दोनों कहाँ पे हैं? HP हिमाचल प्रदेश में है, मनाली और शिमला। और ये दोनों है किस हिमालयन रेंज में आते हैं? ट्रांस हिमालय में तो आएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बनते लेसर हिमालय में। ट्रांस वाला सबसे ऊपर है,
सबसे ऊपर है, ठीक है, तो ये इसमें तो हो ही नहीं सकता है। इन विच ईयर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वॉज इस्टेब्लिश्ड, तो ये हुआ था 1965 में। स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत कब पड़ी थी? 1965 में, जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ था ना, तो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, वहाँ पे देखा गया कि लैक है कहीं ना कहीं, उस बॉर्डर को सिक्योर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना दिया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइस एजेस डिड पेनिनसुलर इंडिया ग्लेशिएटेड, तो इसका सही आंसर होगा 20वां का, प्लिस्टोसीन आइस एज में ये ग्लेशिएटेड हुआ था। अगला सवाल है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल से क्या समझ रहे हो? जियो मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब थर्मल ही, ठीक है, गर्म एनर्जी जो होती है थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो अर्थ थर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर ही से तो निकलेगी। सो जियोथर्मल एनर्जी सोर्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया, तो हिमालय में तो ऑब्वियसली पाया जाता है, लद्दाख में बहुत बड़ा सोर्स है इसका। इसके अलावा कहाँ नहीं पाया जा रहा है पूछ रहा है, तो गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता है, गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है, वेस्ट कोस्ट में भी पाया जाता है। गंगा डेल्टा में इसे नहीं देखा गया है, नहीं पाया जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्लीपरी रोड्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। स्लीपरी रोड्स ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है, बहुत फेमस। 1999 के कारगिल वार के हीरो हैं ये नेता, चढ़ गए तो चढ़ गए। व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? 23 का सही आंसर होगा बी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है ये, 24 अप्रैल इज द राइट आंसर। अंडर हुच चेयरमैनशिप द नेशनल इनकम कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये है पीसी महाबुलोनिस। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इन्हें, और नेशनल इनकम कमेटी का चेयरमैनशिप भी इनको दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI जो है UNDP निकालती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पॉपुलेशन इज़ नॉट अ मैटर इन दैट, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। आंसर होगा ए, 25 का करेक्ट आंसर होगा ए। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था 26 का करेक्ट आंसर होगा ए, फर्स्ट 5-year प्लान में, फर्स्ट 5-year प्लान में ये स्टार्ट हुआ था। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर जनरेशन कम अंडर विच सेक्टर? तो करेक्ट आंसर होगा 27 का, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ आ गया तो वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर ही आएगा। बट अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पावर जनरेशन ऑब्वियसली इसमें तो कुछ बना रहे हैं ना हम, तो प्रोसेस है पूरा, ये बनाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो तो फिर हम डैम बनाते हैं और टरबाइन लगाते हैं नीचे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बट अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि पावर ग्रिड में आपके पावर है, आपने लोगों को पावर दे दिया, तो वहाँ पे ये सर्विस आ जाएगा, सर्विस सेक्टर। तो इस केस में सेकेंडरी सेक्टर है, वहाँ पे टर्सरी हो जाएगा, यानी कि सर्विस सेक्टर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चेयरमैन, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो 28 का सही आंसर होगा सरदार पटेल थे, सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल। सरदार ये टाइटल किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये वही हैं जिन्होंने 500 से प्लस, प्रिसाइजली लगभग 550 के आसपास, वैसे 540 प्लस है, इतने सारे रजवाड़ों को मिलवाने का काम किया था भारत में। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो ये लिया है हमने अमेरिका से। अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट है, हमने भी बनाया है, बट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सेम ही उठा लिया हमने। द फॉर्मेट ऑफ ओथ और प्लेज टू बी टेकन बाई द MPs, दैट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, इज डिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल? तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ
ओल्ड पीएम। ओ कहाँ आ रहा है, ये वो वाला नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, थर्ड शेड्यूल। यानी कि ये जो राज्यसभा, द फॉर्मेट ऑफ ओथ हैज प्लेस टू बी टेकन बाय एमएलएज एंड एमपीज इज डेडिकेटेड डिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल, तो 30 का सही आंसर होगा थर्ड शेड्यूल। What is the rank of current president and vice president of India according to their respective position? रैंक की बात हो रही है, करंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। करेक्ट आंसर होगा 31 का डी, 15वां और 14वां। 15वां है प्रेसिडेंट का, 14वां है वाइस प्रेसिडेंट का। ऑन द बेसिस ऑफ विच फॉर्मूला इज द स्टेटस ऑफ ए स्पेशल स्टेट गिवन टू ए स्टेट ऑफ इन इंडिया, तो 32 का करेक्ट आंसर होगा गाडगिल फॉर्मूला। व्हेन वाज द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड, इंडियन पार्लियामेंट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 31 मई 1952 को, चुनाव के बाद। चुनाव 51 में हुआ था, ठीक है, और 52 में ये बन गया था। अगला सवाल है, विच इज अनमैच्ड एमंग द मेजर कमिटीज रिलेटेड टू पंचायती राज। अनमैच, बलवंत राय मेहता कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1957 में बनी थी, बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है। अशोक मेहता कमेटी 1977 से, ये जीवीके राव कमेटी 1885 से, ये एलएम सिंघवी कमेटी गलत है, ये थोड़ा बाद में बनी थी, 1988 नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना, तो चाइना का जो नेशनल स्पोर्ट है उसका नाम है टेबल टेनिस। टीटी बहुत खेलते, टक 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 टक। When did India win the gold medal for the first time in Olympic? तो हमने जीता था ये कब, हमने जीता था इसे 1928 में। हॉकी टीम ने खूब जीता है गोल्ड मेडल। What is the death of cell or tissue inside a living body called? तो इसे कहते हैं हम नेक्रोसिस। During photosynthesis light energy is converted into what? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। 38 का सही आंसर होगा बी। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे पेड़ पौधे जो है क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है, लाइट को, क्लोरोफिल की मदद से लाइट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और ये होता है फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जो भी वातावरण को गर्म करने का काम करता है वो ग्रीन हाउस गैस होता है। वाटर वेपर तो बिल्कुल ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, तो 39 का करेक्ट आंसर होगा सी। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये जो है ये मैक्सिमम रिलीज होता है रेफ्रिजरेंट की वजह से। रेफ्रिजरेंट जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आपके फ्रिज, जहाँ भी रेफ्रिजरेशन होता है वहाँ पे CFC निकलता है, और ये CFC जो है ओजोन को ख़त्म करने का काम करता है। ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है UV रे से बचाने के लिए। हमें UV रे से हमारे स्किन में कैंसर हो सकता है। तमाम बातें। अंटार्कटिका का होल अब हील हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट ए मैमल। मैमल नहीं है। मैमल की खास बात तो ये होती है कि उनकी मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी, चुच्चक होता है उनके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट ए मैमल, तो करेक्ट आंसर होगा 40 का। 40 का करेक्ट आंसर होगा ए, शार्क इज़ नॉट ए मैमल। बाकी रैट, बैट सब है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनयूजुअल कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन यूरिन, तो 41 का क्या सही आंसर होगा? 41 का सही आंसर होगा बी, एल्बुमिन। एल्बुमिन इज़ द राइट आंसर। If 150 volt is applied across a circuit with a resistance of 1.5 watt, resistance में नहीं होता है, यहाँ पे ओम होना चाहिए। What will be the total power dissipated by resistance, तो करेक्ट आंसर होगा 42 का डी, 15,000 वाट। Which of the following is also known as solution, तो कंपाउंड, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर या सस्पेंशन, कौन सा सोल्यूशन है? तो होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं सॉल्यूशन होते हैं।
होमोजीनस ऐसे मिक्सचर होते हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप मान लो कि पानी लिया आपने, उसमें नींबू निचोड़ दिया, तो क्या आप बता दोगे कि नींबू कहाँ है? नहीं पता चलेगा। हेट्रोजीनस ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो चावल में आपने मिला दिया क्या, कंकड़, पता चल जाएगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर है वो भी मिक्सचर, लेकिन होमोजीनस में पता नहीं चलता। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इक्वलाइजर सैटेलाइट? इक्वलाइजर की बात कर रहा है, तो जो पृथ्वी का पीरियड होगा वही उसका भी पीरियड होगा। आंसर होगा 24 आवर्स। रिवोल्यूशन, एक चक्कर जो है रिवोल्यूशन अपने एक्सिस पे, वो अर्थ घूम जाती है 24 घंटे में। और इक्वलाइजर जो सैटेलाइट है उसके साथ साथ ही घूमता रहता है, बिल्कुल मतलब जितना टाइम अर्थ को लगता है उतना ही टाइम उसको भी लगता है। What is the earth what is the effect on periodicity of pendulum when it is taken to moon? मून पे जाते हो तो क्या होता है, जी की वैल्यू जो है वहाँ पे जी ऑफ मून जो है 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है वहाँ पे जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू कम होगी तो पेंडुलम का जो पीरियोडिसिटी है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसका टाइम पीरियड है, टी से डिनोट करते हैं, आवर्तकाल जिसे कहते हैं, वो क्या होगा, वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है √G/L करके, ठीक है, सुना होगा। जी की वैल्यू अगर कम होगी तो L/G होता है, L/G होता है, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा। व्हाट टाइप ऑफ वेव आर एक्सरेज? 46 का करेक्ट आंसर होगा दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत क्या होती है, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और वही अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। When an object is placed between two parallel plane mirrors, what will be the number of images? तो भैया काउंट ही नहीं कर पाओगे, इतने इमेज हो जाएंगे, इनफाइनाइट बनते हैं। आंसर होगा डी, रख के देखना कभी। A disease called color blindness can be removed by the use of what? कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई सा भी लेंस लगा लो कुछ नहीं होने वाला है। आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि देखो कनकेव लेंस जो है ना, जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ये होता है नियर साइटनेस के लिए। नियर साइटनेस अगर आपको है बीमारी तो कन्वेक्स जो है वो फार साइटनेस के लिए होता है। बाईफोकल क्या होता है, बुढ़ापे में जब दोनों डिस्टर्ब हो जाए आपका तो बाईफोकल लगा देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कुछ नहीं है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनर्ट गैस? इनर्ट गैस, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आर्गन जो है एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, ठीक है। आगे बढ़ें। ग्रीन कलर अपीयर्स इन फायरवर्क ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये होता है बेरियम की वजह से ग्रीन कलर। रेड कलर होता है स्ट्रॉन्टियम की वजह से, स्ट्रॉन्टियम की वजह से रेड कलर होता है, बट बेरियम की वजह से हमेशा ग्रीन कलर होता है, याद रखना। तो चलिए ये हमने देख लिया 50 क्वेश्चन। अब कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं, 31 नंबर सेट कंप्लीट हो जाएगा। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। सो लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में हुआ था ये, जिसे हम कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं। सो इट वाज ड्यूरिंग चेम्सफोर्ड टाइम दैट रॉलेट एक्ट 1919 वाला भी आया था, और काफ़ी बवाल कटवाया इसकी वजह से। एक जालियावाला का भी कांड हुआ, जालियावाला मासेकर। सो इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सैडलर कमीशन ऑन एजुकेशन, मतलब इन्हीं के चेम्सफोर्ड के ही काल में सैडलर कमीशन एजुकेशन वाला 1917 में फॉर्म हुआ था। इसके अलावा इट वाज ड्यूरिंग द चेम्सफोर्ड टाइम द जालियावाला बाग मासेकर, जो कि 13 अप्रैल, जो कि बैसाखी का दिन था। जालियावाला मैदान में बहुत सारे लोग आए थे बैसाखी पे, और एक्चुअली विरोध कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट को। तो उसी अरेस्ट को पीसफुली ये बेचारे वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सरकार ने ऑर्डर दे दिया। जनरल डायर था, एक ही गेट था उसका बंद किया और ओपन फायर कर दिया इन लोगों पे। एक कुआं था उसमें कूद के भी कई लोग मर गए, बहुत सारा जान गया था इसमें। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इट वॉज ड्यूरिंग
चेम्सफोर्ड रेन दैट गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट किया था इन्होंने। एंड गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ड्यू टू एक इंसिडेंट हो गया था चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर के पास एक जगह है, सब अर्ब माना जाता है इसको। यहाँ पे क्या है, पुलिस वालों की एक पुलिस थाना था, उसको एक्चुअली पुलिस वाले धमकी कुछ कर रहे थे कि मतलब फायर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको घेर लिया गया गांव के द्वारा, पूरा ही कुछ उग्र भीड़ के द्वारा घेर के, और इनको अंदर ही जला दिया बिल्कुल जिंदा। तो ये इंसिडेंट से काफ़ी आहत हुए, क्योंकि ये नॉन वायलेंस की फिलोसफी पे काम करते थे। वायलेंस हुआ तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। एट द सेम टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इलाहाबाद द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इलाहाबाद में कंडक्ट हुआ था 1922 में। साइमन कमीशन, ये बॉम्बे आया था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय, और लैंड करते हैं इनको काले झंडे दिखाए गए खूब, क्योंकि ये एक ऐसा कमीशन था जिसमें 7 मेंबर थे, और 7 के 7 तो वाइट मेंबर थे, एक भी इंडियन को रखा नहीं गया था, और ये लोग हमारा फेट डिसाइड करने वाले थे। तो किसी को पसंद आया नहीं, कांग्रेस को तो स्पेशली, तो इनको काफ़ी विरोध मिला। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। ये इसलिए साइन हुआ था कि भैया गांधी जी जो है पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, कांग्रेस जो है राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने से मना कर गई। और इरविन चाहता था कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे ये लोग, तो एक पैक्ट साइन हुआ जिसमें गांधी जी ने भी कुछ पॉइंट्स रखा, और इरविन ने बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आप उठा लेना और पार्टिसिपेट करो गोलमेज में। तो ये 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। कॉम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन 16 अगस्त 1932। कॉम्युनल अवार्ड क्या है? रेमन मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा आपने, रैमसे मैकडोनल्ड। इसने क्या किया था, ये ब्रिटिश का पीएम था उस समय का, रैमसे मैकडोनल्ड। इसने बोला, कॉम्युनल अवार्ड को अप्रूव कर दिया था कि भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो इंडिया को रिलीजन के नाम पे तो बांटा ही बांटा, कास्ट के नाम पे भी बांटना चाहता था, और इसका विरोध हुआ। पूना पैक्ट साइन हुआ। इसको एक्चुअली सपोर्ट कर रहे थे अंबेडकर साहब, और गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। बाद में सुलह हुई 16 अगस्त 1932 को, ये साइन हो गया। कॉम्युनल अवार्ड अनाउंस हुआ था, बाद में पूना पैक्ट हुआ, 1932 में ही हुआ था वो भी। अगला देख लेते हैं। हाँ देखिए, तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था। द फेमस पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन 24 सितंबर 1932। गांधी जी ने फास्ट अन टू डेथ कर लिया था, फिर लास्टली इसको ख़त्म किया गया। द अगस्त प्रपोजल वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिश ऑन 8 अगस्त 1940 को लाए थे। पाकिस्तान वाज डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1940 ओनली। लाहौर सेशन में जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में अपने डिमांड किया था। क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में मार्च 1942 में, एंड द ऑफिशियल नेगोशिएटर फ्रॉम द कांग्रेस साइड विद द क्रिप्स मिशन वाज जवाहरलाल नेहरू एंड अबुल कलाम आज़ाद। 3 राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ 7 सितंबर 1931 को, तीसरा हुआ 17 नवंबर 1932 को, और ओनली सेकेंड वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। एक और क्वेश्चन बहुत आता है इस पर कि कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो हैं बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इसके मेंबर भी बहुत पूछता है कि कौन कौन थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे। तो तीनों थे इसके मेंबर। अगला सवाल है, माउंट बेटन प्लान जो आया था 3 जून 1947 को, ये आया था माउंट बेटन प्लान, और इसी प्लान के बाद बेसिकली जो है हमें आज़ादी मिली थी। माउंट बेटन योजना के तहत बाउंड्री कमीशन बनाई गई, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो आया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है एक्सेप्ट हो गया था 18 जुलाई 1947 को। भारत को आज़ादी फाइनली 15 अगस्त को मिली थी। कुछ रिवोल्ट्स देख लेते हैं, एजिटेशन अफेक्टेड एरिया, उनके साल। सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवोल्ट माना जाता है, बिहार बंगाल में ये हुआ था। 1700 से लेकर 1800 के बीच में चलता रहा ये। वैसे प्रिसाइजली बोलो तो 1757 में ये हुआ था।
बट ठीक है, अप्रॉक्सीमेट दिया है। फ़कीर रिवोल्ट हुआ था बंगाल में 1776 से 1777 में। पॉलीगर रिवोल्ट, पॉलीगर किसे कहते हैं? पॉलीगर जो है ना, साउथ में वैसे लैंड लॉर्ड्स को कहा जाता है जो कि अपना खुद का आर्मी रखते थे छोटा मोटा। तो ये तमिलनाडु में हुआ था 1799 में, 1801। अंग्रेजों के खिलाफ सारे ये हुए हैं। भील रिवोल्ट एक ट्राइबल रिवोल्ट था, वेस्टर्न घाट में हुआ था 1825 से 31 के बीच में। रामोसी रिवोल्ट हुआ था वेस्टर्न घाट में ही 1822 से 29 के बीच में। अहोम जनजाति असम की है, तो असम में ये रिवोल्ट हुआ, ये भी ट्राइबल्स रिवोल्ट में आता है। 1828 में हुआ था। कोल मूवमेंट भी हुआ, अगेन ट्राइबल, छोटा नागपुर रीजन में हुआ 1831-32 में। वहाबी मूवमेंट हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश में, ये 1831 में हुआ था स्टार्ट। और संथाल तो कौन नहीं जानता, 1855-56 में हुआ था। सिद्धू और कान्हू का नाम जानते हो, बंगाल बिहार में। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल बिहार में अगेन हुआ था 1859-60 में। रंपा रिवोल्ट आंध्र प्रदेश में 1879-1922 तक चला ये। मुंडा रिवोल्ट झारखंड में हुआ था 1899-1900 तक। इसमें लीडर थे मेन बिरसा मुंडा साहब, गॉड में बिरसा मुंडा बोला जाता है उनको। मोपला रिवोल्ट ये मालाबार में हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम का भी थोड़ा बहुत कलर आ गया था। 1921 में ये हुआ था। 31 नंबर सेट हमने देख लिया, 32 नंबर देखेंगे। चलिए अब देखते हैं 32 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि हु फॉलोड ए स्ट्रिक्ट आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आयरन एंड जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो क्वेश्चन, हु फॉलोड ए स्ट्रिक्ट आयरन एंड ब्लड पॉलिसी टुवार्ड्स हिज ओपोनेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला का, ये फॉलो किया था बलबन ने। बलबन ने बेसिकली जो 40 लोगों का जो नोबेलिटी थी ना, जो कि सब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देते थे ये सब शासक के लिए, तो उनके अगेंस्ट में आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ये लेके आया था कि भैया ज़्यादा दिक्कत करेंगे तो इनको जैसे का तैसा किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन पे सब कुछ लगा दिया था इसने दाव पे, कि मतलब इनकी स्पाई कराना इनको, कि क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सब कुछ इन पे रोक लगाना कर दिया था। एज लॉन्ग एज देर इज़ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड इन माई बॉडी वी विल कंटिन्यू टू रिवोल्ट एंड अपोज द ब्रिटिश। हु सेड दिस। तो ये कहा था भगत सिंह ने ये कहा था, सरदार भगत सिंह ने। Who among the following has been called the Missy Valley of the Maratha? मिसी वैली ऑफ द मराठा किसको कहते हैं? मिसी वैली ऑफ द मराठा कहा जाता है नाना फडनवीस इज द राइट आंसर। पाहुल सिस्टम वाज स्टार्टेड बाई, पाहुल सिस्टम जो है ये स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट मदरसा इस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। तो फिफ्थ का राइट आंसर होगा 1781 AD में। स्लेवरी वॉज एबोलिस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल। स्लेवरी मतलब दास प्रथा की बात हो रही है, तो ये लॉर्ड, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एलिनबोरो इज द राइट आंसर। हु एस्टेब्लिश्ड द इंडियन रिफॉर्म कमिटी। इंडियन रिफॉर्म कमिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। हु लेड द फैजाबाद ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। फैजाबाद को किसने लीड किया था 1857 के रिवोल्ट में? करेक्ट आंसर होगा एट्थ का राइट आंसर इज मौलवी अहमदुल्ला। व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन 1946 एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया था 6 जून 1946 को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द जज हु सेंटेंस्ड भगत सिंह टू डेथ। तो करेक्ट आंसर होगा 10th का इज द राइट आंसर इज GC हिल्टन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसर बीन फाउंड। तो ये एक बहुत ही फेमस नर्तकी का ये एक पिक्चर, काफ़ी फेमस ये मूर्ति है, और ये मोहनजोदाड़ो से ये पाया गया है, जो कि हड़प्पन साइट है। आंसर होगा C मोहनजोदाड़ो। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। इन विच ईयर नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये साल है
साल 1938 AD। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे इरडाई बोलते हैं, इरडा या फिर इरडाई बोलते हैं। तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। करेक्ट आंसर होगा सी, हैदराबाद। जनरली ऐसे जो कैपिटल्स होते हैं नई दिल्ली या तो मुंबई में होते हैं, बट ये यूनिक है थोड़ा सा, हैदराबाद में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जाम्पल है? कॉरपोरेशन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। करेक्ट आंसर होगा 14 का सी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द अल्टीमेट गोल? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द अल्टीमेट गोल? करेक्ट आंसर होगा 15 का करेक्ट आंसर होगा विक्रम सूद, इंडियन राइटर विक्रम सूद। भोर घाट पास कनेक्ट्स बिटवीन विच टू प्लेसेस? तो करेक्ट आंसर होगा 16 का, ये मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, बहुत फेमस है ये। पंचेश्वर प्रोजेक्ट इज़ अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू कंट्री? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल की, पंचेश्वर। इन विच ईयर वॉज द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर होगा बी, 2000 AD में। द हाइएस्ट पीक ऑफ दक्षिण सह्याद्री इज? राइट आंसर होगा 19 का ए इसका सही आंसर है कुंद्रेमुख। विच स्टेट कनेक्ट्स जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है? करेक्ट आंसर होगा इसका, ये सुंडा स्टेट है। सुंडा स्टेट जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करने का काम करता है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसीड्यूअस फॉरेस्ट हैं, जो कि एक मतलब सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, एक सीजन में पूरा ग्रीन रहते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रॉपिकल डेसीडुअस। करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया? मतलब धरती पे सबसे ज़्यादा सॉइल जो हमारी धरती पे भारत में वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा एलुवियल सॉइल है, जो कि नदियों के द्वारा लाया जाता है। नदियों के द्वारा सिल्ट विल्ट जो एलुवियल सॉइल डिपोजिशन का होता है उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसमें दो तरीके के होते हैं, खादर और बांगर। खादर नया वाला होता है, बांगर पुराना वाला होता है। वर्ल्ड ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो करेक्ट आंसर होगा 23 का, वर्ल्ड ओजोन डे हम मनाते हैं हर साल 16 सितंबर को। उदय भूमि इज टॉम्ब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन? उदय भूमि, तो इसका सही आंसर होगा ये है KR नारायणन का टॉम्ब है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? तो ये होता है हाईएस्ट इन द फील्ड ऑफ वार वगैरह में, डायरेक्ट फेस ऑफ इनेमी, तो परमवीर चक्र दिया जाता है। आंसर होगा 25 का सी, परमवीर चक्र। बहुत कम लोगों को मिलता है ये। बाकी महावीर चक्र भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, अशोक चक्र भी वही है, लेकिन परमवीर चक्र जो डायरेक्ट इन द फेस ऑफ एनेमी, वहाँ पे आपने जो शौर्य दिखाया उसके लिए दिया जाता है। विदेशिया फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये बिहार से रिलेटेड है। 26 का सही आंसर होगा झारखंड दे रहा है, आंसर है सी, विदेशिया। विदेशिया फोक डांस इज रिलेटेड टू झारखंड। इन विच ईयर वॉज द ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट होस्टेड? तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 1920 AD में। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन? फादर ऑफ इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन किसे माना जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, तो करेक्ट आंसर होगा 28 का ए, आर्थर सी क्लार्क को ये माना जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 3 तरीके के जस्टिस डिस्क्राइब किए गए, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? पेयर कौन सा मैच नहीं है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ कहाँ का कॉन्सेप्ट है? यूके का है क्या? नहीं, ये जो है ये USA का कॉन्सेप्ट है, ना कि यूके का, तो ये तो
करेक्टली मैच नहीं है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। बाईकैमरलिज्म यूएसए का, ये भी गलत है। यूएसए में बाईकैमरलिज्म नहीं हमने लिया वहाँ से, तो ये भी गलत है। 1 और 3 गलत है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 और 3 जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है, बाकी सब सही है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन बिहार रिस्पेक्टिवली? तो लोकसभा की सीट जो है और राज्यसभा, लोकसभा 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं बिहार में। आंसर होगा बी। 31 का करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल और मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 का करेक्ट आंसर होगा यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी इज द नॉट प्रिंसिपल ऑफ और मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Which language were included in the 8th schedule under the 92nd constitutional amendment? तो ये तीनों हुए थे एक्चुअली, बोडो भी हुआ था, डोगरी भी हुआ था और मैथिली भी हुआ था, तो तीनों इज द राइट आंसर। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर होगा 33 का डी। अगला सवाल देख लेते हैं। In the history of Indian politics, how many times a joint sitting of both the houses has been called so far? तो ऐसा हुआ है हमारे संविधान में टोटल 3 बार। What is the retirement age of High Court judge? इनका जो रिटायरमेंट एज होता है ये 65 साल होता है। करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 62 साल होता है। करेक्ट आंसर होगा सी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 65 साल होता है। Which of the following is the executive bureaucratic arm of European Union? तो करेक्ट आंसर होगा 36 का बी, यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ग्रीन जस्टिस ट्रिब्यूनल, एनजीटी? नेशनल ग्रीन जस्टिस ट्रिब्यूनल, इसको जस्टिस कई बार नहीं भी लगाते, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी ही नाम ज़्यादा सुनने में आता है, तो ये दिल्ली में है। करेक्ट आंसर होगा 37 का ए, दिल्ली। In which country was the world's first nuclear power station established? Very important सवाल। आंसर होगा रसिया में हुआ था ये। बर्बारी एंड जमुनापुरी आर द मेन ब्रीड्स ऑफ, दे आर मेन ब्रीड्स ऑफ गोट। बर्बारी एंड जमुनापुरी। 200 volt and 100 watt are written on a electric bulb installed in house. What will the total resistance of that bulb? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा 40 का बी, 400 ओम। Falling of leaves and flowers by moving the twigs of trees is example of Newton's कौन सा लॉ? तो इसका सही आंसर होगा 41 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट लॉ, यानी कि जड़त्व। जड़त्व की वजह से जो है फ्लावर चिपके होते हैं अपने जगह से, हिलना नहीं चाहते, लेकिन विंड उनको आके हिलाता है और वो टूट जाते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर होगा सी। 42 का सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 42 का होगा सी। द स्टिकिंग ऑफ फाइबर्स ऑफ सेविंग ब्रश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये होता है किस वजह से? ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन एक फिनोमेनन है जहाँ पे वाटर अपने आप को कम से कम जगह में सिमटाना चाहता है, कम से कम गोल हो जाता है वाटर। कभी भी देखना आप वाटर, एक बूंद गिराना आप धरती पे, वो गोल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पूरा फैल जाएगा एक बूंद, ऐसा नहीं होगा, गोल हो जाएगा। तो ये वाटर का नेचर है, क्योंकि ये होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन जो है सरफेस टेंशन क्रिएट करता है। और सरफेस टेंशन की वजह से ही जब आप ब्रश डालते हो पानी में, जब निकालते हो तो वाटर क्या करता है? चिपकने का काम करता है। सोचता है कि मैं कम से कम जगह घेरूं, और इसलिए हमारा ब्रश भी उसमें चिपक जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सरफेस टेंशन। 43 का राइट आंसर डी, सरफेस टेंशन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करेक्ट आंसर होगा इसका ए,
induced current. Which of the following determines the chemical properties of element? तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो किससे बॉन्ड करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन को सब लूज करना चाहते हैं, या फिर साथ है मान लो तो एक और गेन करना चाहेगा, तो यही डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टी को। तो करेक्ट आंसर होगा 45 का सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे वैलेंसी भी कहते हैं। आउटर सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे वैलेंसी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? तो कास्ट आयरन हम जानते हैं कि कास्ट नहीं, रॉट आयरन जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। ब्रास किसका मिक्सचर होता है? ब्रास मिक्सचर होता है कॉपर का, तो होता ही है, साथ में उसको क्या रहता है, टिन रहता है या जिंक रहता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसमें ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। प्रिसाइजली कहूँ तो 70% कॉपर होता है, 30% ब्रास जिंक होता है। अगला है विच गैस अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन सी डाइवर्स यूज वाइल डाइविंग इन सी? तो ये यूज़ करते हैं सी, हीलियम गैस को, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेते हैं। What is prepared by hydrolysis of sucrose? करेक्ट आंसर होगा 49 का डी, बोथ ए एंड सी, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ऑफ ग्रेमिनी फैमिली? करेक्ट आंसर होगा 50 का ए, कोकोनट। अब कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। मंगल पांडे वेरी फेमस, ही इज रिलेटेड टू जस्ट बिफोर, क्या हुआ था 1857 की क्रांति से पहले इनका एक हीरोइक एक्शन आया था, जब इन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पे अटैक करके मार दिया था, और इसकी वजह से इनको बैरकपुर में इनको हैंग कर दिया गया था। ही वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फेंट्री? तो ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि उस समय बैरकपुर में डिप्लॉयड थी, इससे बिलोंग करते थे। रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का, ये 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। क्या फॉर्म किया गया था ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके रिवॉल्यूशन 1857 का क्यों हुआ, क्या दिक्कतें थी उसमें और क्या सुधार होने चाहिए? इसके लिए पील कमीशन बिठाया गया था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन वाज कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 के बाद वायसराय बन गया, तो पहला वायसराय भी है और आखिरी गवर्नर जनरल भी है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्यूशन वाज, आंसर होगा पाल्मर्स्टन। हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन बिहार? तो ये एक बुजुर्ग थे, 80 ईयर्स के होने के बावजूद भी इतना हीरोइक एक्शन दिखाया इन्होंने। इनका नाम है जगदीशपुर के निवासी बाबू वीर कुंवर सिंह। हु लेड रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? तो ये नाना साहब और तात्या तोपे दोनों ने मिलकर इसको लीड किया था। कुछ ओपिनियन देख लेते हैं हिस्टोरियन का विथ रेफरेंस टू 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे रिलेटेड। तो इस रिवोल्यूशन को, जो ये रिवोल्यूशन था, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया कहा इसको। द रिवोल्यूशन वाज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये कहा था बीडी सावरकर ने। इट वाज ए कंप्लीट सिपाही म्यूटनी, ये कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीली ने। इट वॉज वार बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ये कहा था टी.आर. होम्स ने। और इट वॉज वार ऑफ फेनेटिक्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ये कहा था L.E. रीस ने। इट वॉज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश, ये कहा था जेम्स आउटराम और W. टेलर ने, जेम्स आउटराम और W. टेलर ने। और वही बात करें, इट वॉज ए नेशनल रिबेलियन, ये कहा था डिज़राइली ने, ये कहा था डिज़राइली ने। सन्यासी रिबेलियन जो हुआ था इज मेंशन्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको मेंशन किया था। दादा भाई नौरोजी 1892 में ही वॉज फर्स्ट इंडियन टू विन द इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। दादा भाई नौरोजी 1892 में ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द इलेक्शन टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। द इंडियन रिफॉर्म कमिटी 1887 वाला वॉज फाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी इन इंग्लैंड, करेक्ट आंसर होगा इन इंग्लैंड। दादा भाई नौरोजी प्रेजेंटेड द डिमांड फॉर स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम, कब? तो ये 1906 में कोलकाता सेशन में डिमांड किया था। नेक्स्ट है
टेम्पेस्टस हिंदू स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। द बुकलेट नेम्ड भवानी मंदिर वॉज रिटन बाई, ये लिखा था बरिंद्र कुमार घोष ने। और अनुशीलन समिति जो थी एक रिवोल्यूशनरी सीक्रेट समिति थी, इसको फाउंड किया था पी मित्रा ने। हु फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत, तो ये वी.डी. सावरकर 1904 में फाउंड किया था इन्होंने। बाल गंगाधर तिलक वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने कहा था? ये वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था और इससे केस लड़े थे ये, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक साहब इससे केस भी लड़े थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, तो ये सामाजी कृष्णा वर्मा ने इसे लंदन में 1905 में इसको फाउंड किया था। स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था, इट वाज अनाउंस्ड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 7 अगस्त 1905 को ये जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट 16 अक्टूबर 1905 से इफेक्ट में आ गया था बिल्कुल। सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था इसको। द फर्स्ट सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन 1908 में अमृतसर में हुआ था। कर्जन विली वाज मर्डर्ड बाई, आंसर होगा ये, इसको मारा था मदन लाल ढींगरा ने। अब कुछ मेजर सेंटर्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 देख लेते हैं। इसमें इंडियन हीरोज जो शामिल थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ये संबंधित थी झांसी से। इनका हालांकि मृत्यु जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। बेगम हजरत महल शामिल थी, लखनऊ को लीड कर रही थी। लियाकत अली लीड कर रहे थे इलाहाबाद को। नाना साहब और तात्या तोपे कानपुर को, और खान बहादुर खान बरेली को। बहादुर शाह जफर खुद कमान संभाला हुआ था दिल्ली का, बुढ़ऊ हो गया था ये भी। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार। चलिए अगला सेट हमारा आएगा 33 नंबर सेट।